वेलकम बैक टू जीएस वरदान। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम शामिल करेंगे। और आपको पता है, अगर आपने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पहले दिया हो या दे रहे होंगे तो आपको एक बात पता होगी कि रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड की क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसलिए जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर रिपीटेड क्वेश्चन हम सही कर लेते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत ही आसान आसान से सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास पहला जो सेक्शन है भारतीय इतिहास का है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में दिया है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता, कथन है यह। कारण दिया हुआ है क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध दर्शन जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो यहाँ देखिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, तो पहला तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, पुनर्जन्म नहीं होता है। जबकि बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है और बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या नित्य आत्मा के बिना की है, आत्मा के बिना ही की है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बौद्ध दर्शन जो है आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो दिया है आत्मा की सत्ता नहीं है, केवल आपका सही हो जाएगा। मतलब कि कथन जो है गलत है, कारण सही है, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ा होगा, तो यह आजीवकों के विचार हैं। आजीवकों ने इस तरह के विचार दिए थे। और आजीवक दर्शन भाग्यवादी दर्शन या भाग्य पर आधारित है। इसके अनुसार मनुष्य का भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। और इस संप्रदाय के संस्थापक मक्खल पुत्र गोशाल थे। मक्खल पुत्र गोशाल मक्खल पुत्र गोशाल थे इसके संस्थापक। और ये जो है कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रत्यय में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम में लगाना है। तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। तो पहला तो है इसमें कि दुख है। पहला जो था दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा क्या है, दुख का निरोध है। और चौथा दुख निरोध का मार्ग है। दुख है का मतलब हुआ यह प्रथम आर्य सत्य है, अर्थात संसार जो है दुखमय है। और इसी में भगवान बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम दुखम, सर्वम दुखम दुखम, पहले वाले में भगवान बुद्ध ने कहा। दूसरा जो है दुख का कारण है, और यह जो है दूसरा आर्य सत्य माना गया है। प्रत्येक दार्शनिक विश्व को दुखमय जान लेने के पश्चात उसका कारण जानना चाहता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है। अतः दुख का भी एक कारण है। अतः दुख का भी कारण है। ये दूसरा वाला आपका हो जाएगा। तीसरा दुख का निरोध है। ये देखिए तीसरा, ये दूसरा है, ये पहला है। दुख का निरोध है, इसका मतलब यह हुआ दुख के कारणों का अंत हो जाए तो दुख का स्वयं अंत हो जाएगा, अर्थात दुख का अंत संभव है।
दुख का अंत संभव है। चौथा जो है दुख निरोग का मार्ग है, और यह जो है चतुर्थ आर्य सत्य है, दुखों के कारण का अंत करने का मार्ग है दुख निरोध का मार्ग। ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। बहुत ही आसान सा सवाल है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में वस्त्रों के लिए कपास की खेती, कॉटन की खेती भारत में, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ किया गया। कपास की खेती भारत में हड़प्पा काल में प्रारंभ किया गया था। हड़प्पा काल में, हड़प्पन एज की बात कर रहा है, हड़प्पा काल में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें विष्णुगुप्त गुप्त आपका ऑप्शन हो जाएगा, विष्णुगुप्त तीसरा सही हो जाएगा। चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे और नंद वंश के राजा घनानंद से अपमानित हुआ था। चाणक्य जो थे नंद वंश के राजा घनानंद से अपमानित हुए थे, अतः इसने नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा की तथा उनका समूल अंत भी कर दिया, पूर्ण रूप से उसको अंत भी किया। और आपको पता होगा राजनीतिक ग्रंथ, जो राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र है, वह चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है। और इसका एक और नाम है कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही हैं। और बार बार पूछा था अर्थशास्त्र जो पुस्तक इन्होंने लिखी है किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, राजनीति पर आधारित पुस्तक है, लेकिन नाम इसका अर्थशास्त्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से, धौलावीरा से मिले हैं, धौलावीरा। और आपको पता होगा कि हड़प्पा साइट, हड़प्पा एक संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से मिला है, और धौलावीरा एक हड़प्पाई स्थल है। और उत्खननकार इसका डॉक्टर RS विष्ट ने 1990-91 में किया था। 1990-91 में RS विष्ट नाम था इनका। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टाध्यायी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बताइए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और यह जो है संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना जो हुई थी 600 BCE, 600 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, 600 ईसा पूर्व में की गई थी। और यह जो है 8 अध्याय, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय में विभाजित है। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। 8 अध्याय, 8 अध्याय में विभाजित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इस श्रृंगेरी का नाम आता है। श्रृंगेरी कहाँ पर है, कर्नाटका। साउथ में जो दक्षिण में है, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी है, कर्नाटका में है श्रृंगेरी। द्वारका, द्वारका पता है आपको, गुजरात में है। द्वारका कहाँ पर है, गुजरात में है। पश्चिम हिस्सा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हम साउथ की बात करें तो ये आपका कर्नाटका वाला हिस्सा हो जाएगा। द्वारका, द्वारका वेस्ट में है, ये आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। फिर अगर नॉर्थ की बात करें उत्तर में, तो ज्योतिर्मठा जोशीमठ है, जोशीमठ, जोशीमठ, जोशीमठ हो जाएगा। ईस्ट, ईस्ट वाले में कहाँ पर है, जो पूर्व में है पता होगा, पुरी उड़ीसा, ये पुरी है, भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है पुरी उड़ीसा, पूर्व में है। तो ये आपके हो गए श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ,
श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो इसमें से तीसरा वाला सही हो जाएगा, ये आपका तीसरा सही हो जाएगा, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तृतीय संगम आयोजित हुआ था, तृतीय संगम कहाँ पर आयोजित हुआ था? मदुरई में आयोजित किया गया था, यह मदुरई में आयोजित किया गया था। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, पहला देखिए तो मदुरई में हुआ था पहला भी, और इसमें जो अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त थे। और तीसरा भी मदुरई में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीरर थे। क्वेश्चन नंबर 10, ये मध्यकालीन भारत का है। कथन दिया है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। तो बिल्कुल सच बात है, यह जो प्रतीकात्मक मुद्रा जो मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, ये इसकी असफल रही, ये तो आपका सही है। दूसरा कारण दिया हुआ है क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, तो ये भी सही है। अगर नियंत्रण होता तो असफल नहीं हुई होती। तो इसमें आपका पहला संयोग कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये वाला कथन और कारण दोनों सही, तथा कारण जो है कथन को सही स्पष्ट कर रहा है। तो आपको पता होगा कि मोहम्मद तुगलक ने जो था 5 योजनाओं को क्रियान्वित किया था, जिसमें से एक सांकेतिक मुद्रा भी थी। और सांकेतिक मुद्रा जो थी इसने कुबलई खान से ली थी। और इसने क्या किया? कांसे की मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। वो इतना काफी है, इतना जान लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद, तीसरा से हो जाएगा, बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये अविवाहित रहे हैं पूरे जीवन, इन्होंने विवाह नहीं किया था। और इसी समय चिश्तिया संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचलन हुआ, निजामुद्दीन औलिया के समय में चिश्तिया संप्रदाय का प्रचलन ज़्यादा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक? सत्य शोधक समाज जहाँ आप कहीं पर भी है तो ज्योतिबा फूले, आंख बंद करके टिक कर दीजिए, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1873 में। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। डेट नहीं पूछा था, डेट अगर जाने 24 सितंबर और 1873 को ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इनका मुख्य उद्देश्य जो था सत्य शोधक समाज की स्थापना के पीछे जो अस्पृश्य हैं, अस्पृश्य हिंदू जातियों को शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, गुलामगिरी एक पुस्तक लिखी थी। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा गया कई बार। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? कोलकाता, आज कोलकाता हो गया है, पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था। तो कलकत्ता में स्थापित किया था। और इस मदरसे की स्थापना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1781 में की थी। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में की थी। और इसके अंतर्गत अरबी, फारसी और विधि की पढ़ाई कराई जाती थी। अरबी, फारसी और कानून की यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। लेकिन में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किसके फेवर में नेहरू जी थे जबकि गांधी जी नहीं थे?
तो आपको पता होगा गांधी जी सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांतों के पोषक थे, सत्य अहिंसा का पालन करते थे गांधी जी, और जिसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू करते थे। परंतु गांधी जी एवं नेहरू जी के विचार आर्थिक सिद्धांतों पर बिल्कुल ही अलग थे। आर्थिक सिद्धांतों पर बहुत ही अलग थे दोनों के विचार। तो गांधी जी भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जो जितने भी काम हैं, बड़े बड़े काम सब मशीनों द्वारा किए जाएंगे, तो लोगों का रोजगार छीन जाएगा। तो गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे। गांधी जी ने कहा था लोग अपना क्या करें, छोटा छोटा उद्योग धंधा करके अपना जीवन यापन करें तो ज़्यादा बेहतर है। और गांधी जी भारत में आर्थिक विकास के लिए लघु तथा कुटीर उद्योग पर विशेष बल दिया करते थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगा तो जल्दी से हमारा देश विकास करेगा। चलिए इतना काफ़ी है इसके लिए। इसमें दिया है विचार कीजिए, कथन और कारण दिया है। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी क्योंकि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, क्योंकि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो आपको पता होगा उपनिषद जो है आत्मा, परमात्मा और जीव जगत से संबंधित दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा और दार्शनिक विचार दिए गए उपनिषदों में। और उपनिषदों के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धा थी। उपनिषदों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो देखिए उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, तो श्रद्धा थी उनकी, तो गलत हो जाएगा। श्रद्धा नहीं थी लिखा गया है, श्रद्धा नहीं थी, तो पहला गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला चौथा सही होगा। कथन गलत और कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और कब किया था? 1905 में। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और कहाँ पर? पुणे में। पुणे में की थी। तो ये भी जानना जरूरी है कहाँ पर की गई थी। इसके बाद देखिए कला एवं संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो लक्षू जी महाराज हैं, फैयाज खान है, सिद्धेश्वरी देवी हैं और तलत महमूद हैं। तो पंडित लच्छू जी महाराज के बारे में पता होगा आपको, कथक से संबंध रखते थे पंडित लच्छू जी महाराज। इसके बाद तलत महमूद के बारे में पता होगा, गजल गायक थे। तलत महमूद गजल गायक हैं। और फैयाज खान ध्रुपद गायक। तो लच्छू जी महाराज कथक हो जाएगा, फैयाज खान ध्रुपद गायक हो गया, तलत महमूद गजल, एक सिद्धेश्वरी देवी बची तो ठुमरी, सिद्धेश्वरी देवी का संबंध ठुमरी से हो जाएगा। अब पॉलिटी का सेक्शन आ गया, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सूचना का अधिकार 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है, जो प्रावधान में नहीं शामिल है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। ओके, तो प्रावधान में नहीं शामिल है और विशिष्ट रूप से विमुक्त है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है जम्मू कश्मीर राज्य में, यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। तो 2005 वाला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यह लागू है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो विशिष्ट रूप से विमुक्त है। आवेदक जो सूचना है तो अनुरोध करता है, उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। तो ये आपका, ये वाला आपका ऑप्शन
प्रश्न के अनुसार ये वाला सही हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना, ये गलत है। और प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से पहले जो हो। तो ये अब गलत हो गया। कहने का मतलब है गलत नहीं, ये जो पहला, तीसरा और चौथा जो सही है, ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो है ये आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग नहीं है। आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग। दूसरा दिया है विभाग नहीं है, तो ये सब विभाग हैं, पहला भी है दूसरा भी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ये भी है। इसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग भी है, ये आपका नहीं है। महिला और बाल विकास विभाग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको पता होगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। और यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 21, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो इसमें आपको आ जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने के में मुख्य रूप से संबंधित है। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, आपको पता होगा। 1951 पूछा जाता है एग्जाम में, स्थापना कब हुई थी? 1951 में की गई थी। और ये भी पता है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। तो राज्यों के लिए अनुदान के सिद्धांत पर से और राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से यह संबंधित है। यह आयोग केंद्र तथा राज्य के बीच कर के विभाजन की संस्तुति राष्ट्रपति को देता है और यह राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान की संस्तुति राष्ट्रपति को देता है। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है। देखिए पहला दिया है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य के सहमति से। तो यहाँ पर आर्टिकल 253 में कहा गया है बिना राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 253 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। या लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, तो यहाँ क्या होता है, ऑप्शन आपका 14 दिन हो जाता है। 14 दिन तक रोके रह सकती है। और बात किया जा रहा है वित्त विधेयक के बारे में, तो आपको पता होगा धन विधेयक अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में और 117(3) में दिया गया है। और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं
लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, भी आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 की बात है। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो पूछा जा रहा है प्रथम दिन के अधिवेशन की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद इसका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वही 11 दिसंबर को, ठीक दो दिन बाद को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सभा आयोजित की गई, दूसरी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका आंसर है प्रथम दिन के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लाभ के कोई भी पद लाभ का है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करते हैं कि कौन सा लाभ का पद है, कौन सा लाभ का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो वर्तमान समय की बात अगर हम करें तो वर्तमान समय तो पुराना क्वेश्चन है, तो वर्तमान समय में क्या होता है 10% होना चाहिए, और 10% अगर निकाले तो 55 सीटें हो जाएंगी, ये 55 सीटें। तो वर्तमान समय की बात करें तो इनमें से कोई नहीं सही है, 55 सीटें वर्तमान समय में है। ठीक है, 10% सीटें। इनमें से कौन राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं सम्मिलित है? सूचना का अधिकार नहीं सम्मिलित है, बाकी मद्य निषेध है, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन को शामिल किया गया है डीपीएसपी में, राज्य के नीतिशक तत्व में वर्णन किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? वित्तीय आपातकाल नेवर। ठीक है, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आज तक कभी भी इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कभी भी नहीं। और आपको पता होगा आर्टिकल 356, 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 जो है यही आपका इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 360 में। और आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में जिक्र किया गया और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारतीय मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव भारतीय मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। विश्वास प्रस्ताव, भारत में मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, ये दूसरा वाला आपका भारित नहीं है, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। और इसमें आर्टिकल 266 के अनुसार भारत सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व कर
लिए गए ऋण और ऋणों के प्रतिसंदाय में प्राप्त धनराशियों से मिलकर संचित निधि बनती है। और 112 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष संचित निधि पर भारित होंगे। जबकि उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो यह नहीं होता है, संचित निधि पर भारित नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माह। लोकसभा के प्रथम बैठक के 1 माह के भीतर घोषणा का अनुमोदन करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो घोषणा जो है समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 कथन दिया है, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। एक स्वतंत्र निकाय अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। पहला हो गया, कारण दिया हुआ है निर्वाचन आयुक्तों, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो निर्वाचन आयोग को तो दिया गया है चुनाव कराने का दायित्व, तो आपका असर्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो आपका रीजन आपका गलत हो जाएगा, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है और यह गलत भी है। तो आपको पता होगा आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया है और इसका प्रमुख कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही और आर गलत। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के संबंधित बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के संबंधित बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? ठीक है, पहला दिया है राज्य के नीतिगत सिद्धांतों से संबंधित है, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है संविधिक अधिकार है, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो है मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यह जो है फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 21A में इसके बारे में जिक्र किया गया है। और 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। और यह व्यवस्था जो है 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक मूल अधिकार है और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को है। अब देखिए ज्योग्राफी का सेक्शन आ गया। ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल दिया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी। इनकी कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए उत्तर के मतलब कि जो कूट दिए गए हैं उनकी सहायता से उत्तर दीजिए। तो कथन दिया है, असर्शन पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, केवल एक फलक ही दिखाई देता है पृथ्वी पर से। तो कथन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का समय काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के लगभग बराबर है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे में लगभग करती है, 27 दिन और 7 से 8 घंटे में करती है। 27 दिन 7 घंटे और लगभग 43 मिनट में पूरा करता है तथा अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर भी 27.6 दिन में
लगाता है। अतः अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। तो इसमें आपका कथन और कार्ड दोनों सही हो जाएगा, और कार्ड क्या कर रहा है, कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। पहला वाला सही हो जाएगा। किसी पिंड का भार दिया गया है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सभी जगहों पर समान नहीं होता है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये नहीं, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ये वाला सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पर एकदम, विषुवत रेखा पे तो कम होगा, क्योंकि देखिए अर्थ है, और अर्थ क्या होती है, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, तो पोल पर किसी भी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, अपकेंद्री बल, जो किसी भी वस्तु को, अगर कोई भी वस्तु विषुवत रेखा पर है, कोई भी वस्तु विषुवत रेखा पर है, तो उसे क्या करेगा, यह बल बाहर फेंकने का प्रयास करता है, बाहर भेजने का प्रयास करता है। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की तरफ यह अभी अपकेंद्र बल लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आप की छाया सबसे छोटी होती है। दोपहर में सबसे छाया छोटी होगी, मतलब कि सूर्य जो है बिल्कुल सीध में होता है, बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगा, उस समय क्या होगा, छाया सबसे छोटी बनेगी। तो कब होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 और 22 जून अगर ऑप्शन में हो तो यानी कि 22 जून आपका सही हो जाएगा। 22 जून को सूर्य जो है बिल्कुल सीधे सिर के ऊपर होता है। और आपको पता होगा कि सूर्य का चक्कर लगाने के साथ पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री या क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और 21 और 22 जून को तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूर से लंबवत चमकता है, अर्थात सूर्य की किरण तथा वस्तु से न्यूनतम अंश का कोण बनता है, न्यूनतम अंश का कोण बनता है। तो 21 और 22 जून आपका हो जाएगा आंसर। वायुमंडल में ओजोन परत है, ओजोन परत का कार्य क्या है, तो वर्षा करती है, गलत है। प्रदूषण उत्पन्न करती है, गलत है। पराबैंगनी विकिरण के पृथ्वी पर जीवन से रक्षा करती है, सही है, और ये भी आपका गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर कहाँ पर होती है, कहाँ पर, किस लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, जिसे समताप मंडल कहते हैं। नीचे सबसे क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर क्या है, समताप मंडल, सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। 35 से 45 किलोमीटर के बीच जो है सबसे ज़्यादा, मतलब कि ओजोन लेयर की सघनता ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन कहीं मिल जाए तो टिक कर दीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है, 6 बज के सुबह की बात कर रहा है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर 3 बजे सुबह है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम पे GMT पे कह रहे हैं कि 3 बजा है, 3 बजे, यानी कि सुबह का मतलब रात 3 बज रहा है, और किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे। तो आपको पता होगा, यहाँ देखिए 3 बजे
और फिर 3 बजे से 6 बजे दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का, 3 आवर का डिफरेंस है। जब 3 आवर का डिफरेंस होगा तो आपको पता होगा कि 15 डिग्री जो है 1 घंटे के बराबर होता है। 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 3 घंटे में 15 गुणे 3 घंटे का डिफरेंस, 15 तिया 45, मतलब कि 45 डिग्री पूरा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा दूसरा वाला 41 का। ठीक है, एक आसान सा कैलकुलेशन होता है जिसके द्वारा आंसर निकाला जा सकता है आसानी से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल में कई बार डिस्कस हमने किया है इसके बारे में। तो कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है भाई। उत्तर प्रदेश भी स्पेशल में डिस्कस किया था इसके बारे में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है तो इसमें देखिए हल्दिया, हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया तो वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता के पास। जामनगर गुजरात से है। जामनगर कहाँ पर है? ये देखिए पनानगुड़ी, पनानगुड़ी तमिलनाडु में है। पनानगुड़ी तमिलनाडु से संबंधित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात में है। ये नुमालीगढ़ दिया है गुजरात, तो नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में है। तो इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपका हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, जामनगर ये गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, असम में नुमालीगढ़ है, और पनानगुड़ी तमिलनाडु में। चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है एस्चुअरी बनाती है? कौन जो है एस्चुअरी बनाती है? डेल्टा और एस्चुअरी में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, एस्चुअरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है एस्चुअरी बनाती है। गोदावरी, कावेरी, महानदी ये जो है डेल्टा बनाती है। और आपको पता होगा कि नदियों के मुहाने का वह जलमग्न भाग जहाँ से सागरी तथा ज्वारीय लहरें नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा कर ले जाती हैं, मतलब कि वहाँ इकट्ठा नहीं होती हैं, बहा करके सीधे समुद्र में गिरा देती हैं, उसी को हम एस्चुअरी कहते हैं। और अगर एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, सिल्ट यानी कि बालू और जो पदार्थ हैं एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो बहाकर सीधे समुद्र में ले गिराई थी उसे एस्चुअरी कहते हैं। और नदियों का यह मुहाना प्रायः क्या होगा? चौड़ा होगा, तथा नदियाँ इसी मुहाने में अपने मलबा का निक्षेपण करके भरने का प्रयास करती हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दो इंपॉर्टेंट नदियाँ बताया था अभी, नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी बनाती हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें कर्नाटक का पठार हो जाएगा। ऑप्शन 45 का दूसरा हो जाएगा कर्नाटक का पठार। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में भारतीय द्वीपों में से कौन सा जो है द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46। ठीक है, ये रामेश्वर पता होगा आपको। ये तो सालसेट द्वीप पे तो मुंबई बसा हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा रामेश्वरम। यहीं पर पंबन द्वीप भी है। भारत एवं श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप अवस्थित है। इसे पंबन द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होगा इस द्वीप पर दो प्रमुख शहर, एक रामेश्वर है और धनुषकोडी। एक तो रामेश्वर, दूसरा क्या है? धनुषकोडी। दो शहर हैं, एक रामेश्वरम दूसरा धनुषकोडी स्थित है। और एलिफेंटा द्वीप के बारे में पता ही है, महाराष्ट्र में है। ओके, रामेश्वरम हो जाएगा आंसर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है।
क्वेश्चन नंबर 48, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। आपको पता होगा हम 2006 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज के हिसाब से ऑप्शन चेंज होगा। तो जहाँ पर अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो मैं उसको करेक्शन करा रहा हूँ। ये 2006 का पेपर है, समझ रहे हैं, बहुत ही पुराना पेपर है। तो इसको आज के अनुसार से हम आंसर करेंगे। तो ये तो देखिए पंजाब और राजस्थान, ब्यास और बनास है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये इसमें जो है आपका ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो केन और बेतवा नदी, केन और बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, पता होगा आपको। सिक्किम में नाथुला दर्रा, और हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है, और यह दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है, और यह सिक्किम की राजधानी गंगोट शहर से लगभग 50 या 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और सिक्किम राज्य और चुम्बी घाटी से होकर के तिब्बत जाने का रास्ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम राज्य और चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र और सिंध, इन दोनों का स्रोत एक ही है, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से होकर आती है, और गंगा, गंगा कहाँ से? उत्तराखंड से ओरिजिन होती है। तापी और ब्यास तो होगा ही नहीं, तो तीसरा वाला आपका ब्रह्मपुत्र और सिंध और गंगा भी नहीं, ब्रह्मपुत्र और सिंध हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील से निकलती है, पता है आपको। और सिंध नदी भी तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से चियामडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंध का ओरिजिन सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक रहने देते हैं आज के लिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। दूसरे सेशन में इसको हम कवर कर लेंगे 50 के बाद। तो 2006 में भी आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन उसमें मैथ और रीजनिंग भी शामिल किया गया था। तो मैथ और रीजनिंग को क्या करेंगे, हम अवॉइड कर देंगे, केवल आंसर कर लेंगे। तो मैथ रीजनिंग आप लोग लगा लीजिएगा, और बाकी जो बचा करंट अफेयर वाला सेक्शन में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुल मिला करके अगर मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर को निकाल दिया जाए तो 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं होते हैं। 150 क्वेश्चन में से लगभग 120 से 125 क्वेश्चन हमारा बनेगा। ओके, करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं है, और मैथ आपका सीसैट में पूछा जाता है, तो मैथ का इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सीसैट में भी लगभग अगर कुछ ही क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। अगर मैथ नहीं भी आता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सीसैट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जीएस को हम पढ़ेंगे, दूसरे वाले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिपीटेड क्वेश्चन हमारे सारे सही हो जाएं, और मैं जहाँ तक संभव है वहाँ तक अच्छे से डिटेल में डिस्कशन भी इसका करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, बस 1 से 2 बार, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिपीटेड क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।